साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2016 में पॉलिटी सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कैसे उनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक करके देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। मतलब कोई कार्यवाही नहीं करता। आपको पता होगा कि जो धन विधेयक होता है ये हमारा कौन से है, ये हमारा आर्टिकल 1110 में है। कौन से में हमारा 1110 में हमारा धन विधेयक है। और इसको जो साइन करके बताता है कि धन विधेयक है कि नहीं है, ये काम हमारा लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, और धन विधेयक में जो एकाधिकार होता है वो केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केवल केंद्र सरकार जो होती है उसी का उसमें एकाधिकार होता है। ठीक है, केंद्र सरकार धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा को भेज देती है और राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर, ठीक है, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई मतलब कोई सुझाव देना हो तो देती है और फिर उसको वापस कर देती है। और अगर राज्यसभा ऐसा नहीं करती है तो फिर मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया है। तो कितना दिन उसका ऑप्शन है? 14 दिनों का। ठीक है, और वो केवल सुझाव दे सकती है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। उसको मानने या ना मानने का कार्य जो है वो लोकसभा का है। ठीक है, तो 14 दिन का उनको समय दिया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन किसी भी जाति को या जनजाति को मतलब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में कौन घोषित कर सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री जो कि एक, ये सारे के सारे पद संवैधानिक है। ठीक है, बट ये जो मेन अथॉरिटी दी गई है वो हमारे राष्ट्रपति जी को दी गई। किसको दी गई है? हमारे राष्ट्रपति जी को दी गई है। और कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 341 और 342 दोनों में दी गई है। एक में अनुसूचित जाति के लिए है और एक में अनुसूचित जनजाति के लिए, दोनों में ही दी गई है। इसके थ्रू जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी राज्य संघ शासित क्षेत्र के किसी भी जाति को वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में वो रख सकता है। ये एकाधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। मतलब इज द सुप्रीम अथॉरिटी, वो सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं जो सारा का कार्य करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना में। ठीक है, चलिए अब आपको देखिए कुछ कुछ संवैधानिक ऐसे हैं बदलाव और उनके कह सकते हैं कि उनके अनुच्छेद वो बिल्कुल आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। अब आपको पता होगा जो आपका वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग कौन से है? तो आपको पता है वित्त आयोग आर्टिकल 280 कौन से में आर्टिकल हमारा 280 में, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, कौन से में आर्टिकल 280 में। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा जो वित्तीय आपात होता है जो कि 2 महीने के लिए लगवाया जाता है वो कौन से में है? आर्टिकल 360 में। जो आपका संवैधानिक संशोधन है आपको पता है सबसे फेमस है, किसमें आपका? आर्टिकल 368 में, 368 में। ठीक है, और बचा हमारा क्या? बचा हमारा कौन सा? अखिल भारतीय सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवाएं किसमें आपकी? 312 में है। और आपको पता होगा इसको इसको जो बनाने का अनन्य अधिकार जो है वो आर्टिकल वो इनको बनाने का जो अनन्य अधिकार है, मतलब एक अलग अखिल भारतीय सेवा घोषित करने का जो अधिकार है वो राज्यसभा को दिया गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आपने। चलिए अब मिलाते हैं हम। चलिए ए का ए का फोर, ए का फोर किसने? देखिए एक अगर हमें पता होता तो हमारा ऑप्शन मिल गया होता। मतलब संवैधानिक संशोधन जो कि सबसे सिंपल है आपको पता है आर्टिकल 368 में मिल गया हमें, खत्म। फिर भी देख लेते हैं वित्त आयोग कौन से में है? बी का तीन सारा मिल ही रहा है, देख लीजिएगा आपने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? आपको पता होगा, बार बार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो सरकारिया आयोग है वो केंद्र राज्य संबंधों के बीच में जो करों का निर्धारण है उनके बीच में कोई भी मनमुटाव ना हो, तो इसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। तो सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था 1983 में किया गया था। कब किया गया था आपका? 1983 में किया गया था, जिसने 1988 में अपनी संस्तुति दी थी। और इसी की संस्तुति के बाद से फिर आपका एक कह सकते हैं कि उस एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, 1990 में ही आपका घोषित किया गया था प्रधानमंत्री के थ्रू। क्या बोलते हैं उसको, चलिए एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद रहा। अभी याद रखिएगा कि जो केंद्र राज्य संबंध है इसके लिए हमारा कौन बात करता है? राष्ट्रपति। हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद बोलते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद इन्हीं के बाद से निकाला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग क्या है? आपको पता होगा राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था। कैसे है? क्योंकि आपको पता होगा जो राज्य वित्त आयोग है ये आर्टिकल 243, जो हमारा आर्टिकल 243 झ है उसी में आपका राज्य वित्त आयोग है। जब आपको पता हो गया कि भाई एक इसके लिए फेमस मतलब एक इसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल बनाया गया है तो ये तो फिक्स हो गया ना कि ये हमारे संवैधानिक संस्था ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आपको पता होगा संसद जो है वो किसके लिए, देखिए समझो बहुत से कानून बना सकती है संसद, बट क्या बोला जा रहा है?
अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब मान लीजिए हमारे सपोज कर पश्चिम बंगाल है, उसकी सीमा मिलती है आपकी बांग्लादेश से, त्रिपुरा उसकी सीमा मिलती है बांग्लादेश से। अब संसद के पास ऐसा पावर है कि वो किसी भी राज्य के लिए बिना उसको सूचित किए, बिना सूचित करके भी वो ऐसा बना सकती है जो कि पूरे देश के लिए लाभप्रद हो। ठीक है, तो संसद जो होती है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए, समझौते के लिए वो कानून बना सकती है। वो किस में बनाएगी? आपका आर्टिकल 253 में बनाएगी। किस में बनाएगी? आपका आर्टिकल 2। ठीक है, चलिए, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 253। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? चलिए, आपको पता होगा जो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है वो बार बार आपको पता है 324 से लेकर 329 तक, आपका 324 से लेकर 329 तक किसका लिए प्रावधान है हमारा? तो वो आपका है निर्वाचन आयोग के लिए। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन तो गलती दिख रहे होंगे आपको। चलिए अगला देखते हैं हम, मतलब निर्वाचन आयोग में 324 में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। देखिए, हर अल्टरनेट के लिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आपको पता होगा जो केशवानंद भारतीवाद है 1973 का, उसी के थ्रू बताया गया था कि जो आपका मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो आपका इसी में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा? आपको पता होगा आर्टिकल 249 है। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 249 है ये मतलब 1 साल के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए बोला जाता है कि आप एक कानून जो राज्यसभा होती है 1 वर्ष के लिए कोई कानून बना सकती है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, जो कम से कम 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? डी। ठीक है, मैं थोड़ा कम इलेबोरेट कर रहा हूँ समय बचाने के चलते। ठीक है, आइए अगला देख रहे हैं संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? बार बार आपको पता है जो आपका पंचायती राज संबंध जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है वो किसमें है? भाग 9 में है। ठीक है, और किसके थ्रू जोड़ा गया था? आपका 73वां संविधान संशोधन के थ्रू। किसके थ्रू जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के थ्रू, और जो कब पारित किया गया था? 1992 में। इसको याद रखेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था कब अपनाई गई थी? आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का मेन कार्य यही है कि लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि भैया टॉप टू बॉटम सबके पास कुछ ना कुछ शक्तियां रहे। मतलब मान लीजिए केंद्र के पास अलग है, फिर राज्य के पास है, फिर पंचायतों के पास भी कुछ शक्तियां हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, क्योंकि आपको पता होगा अगर एक ग्राम प्रधान चाहे तो मैक्सिमम अपने काम करा सकता है, तो एक तरह से शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई है? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बिल्कुल सबको पता ही होगा जो आपके बलवंत राय मेहता साहब हैं, जिनको हम बी आर मेहता कहते हैं, इन्हीं को हम पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहते हैं। क्यों शिल्पी कहते हैं? आपको पता होगा कि इन्होंने ही जो सबसे पहले स्टार्ट किया था काम पंचायती राज व्यवस्था के लिए, इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसलिए इनको इसका हम शिल्पी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं हम, नीचे दो कथन दिए गए आपको पता ही होगा। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके आत्मा, बिल्कुल सही बात है, जो आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 को ही बोला था कि भैया ये संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसके थ्रू इसके थ्रू जो हमारी न्यायपालिका है वो किसी भी कानून को बना सकते, बिगाड़ सकते, समझ सकते हो। ठीक है, चलिए इसको डॉक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मतलब इसको पूरे को बोला जाता है कि कुंजी है संविधान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रदान करते हैं। बिल्कुल, कि अगर किसी का मौलिक अधिकार, अगर आपका मेरा चाहे आपका किसी का भी अगर हनन हो रहा है तो सीधे आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट करने का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भैया ये मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप इसको पूरा करिए। तो ये इसीलिए इसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये हमारा संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो दोनों ही सही, और इसकी सही व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही, तथा आर ए की सही व्याख्या करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ठीक है, आपको पता है लगभग हर राज्य में लागू होगा, बट बोला गया अनुसूचित जातियों के लिए। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए ऐसा क्वेश्चन क्यों बन रहा है। तो आपको पता होगा कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अब देखिए इसमें से किस राज्य में अनुसूचित जातियां हैं? आपको पता है यूपी में बिल्कुल अच्छे वन में अनुसूचित जातियां हैं, असम में भी है, हरियाणा में। बट अनुसूचित जातियां जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब 2011 की जब जनगणना हुई थी तो वहाँ ये देखा गया था कि एक भी अनुसूचित जाति है ही नहीं। तो जब अनुसूचित जाति ही नहीं तो उनको आरक्षण क्यों दिया जाएगा? तो इसलिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसका आरक्षण नहीं प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत? आपको पता होगा पंचायतों के बाबत जो संरचना के लिए जो उपबंध करने का अधिकृत है वो किसी भी राज्य का विधानमंडल, जो राज्य का विधानमंडल होता है वही किसी भी राज्य के लिए जो पंचायत की संरचना होती है इसके लिए वही कार्य करेगा। तो यार कौन करेगा? आपका राज्य का विधानमंडल, और ये इसके लिए अधिकृत भी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। आपको पता होगा जब भी कोई नया राज्य वाला विधेयक पारित होता है तो केवल संसद में साधारण बहुमत से ही, संसद में केवल साधारण बहुमत से ही जो उपस्थित होंगे उनके अकॉर्डिंग हम ये देख लेंगे और फिर विधेयक पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? आपको पता होगा नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन कर सकता है? दिमाग लगाइए। क्या लोकसभा? भाई लोकसभा कैसे कर सकती है? ठीक है, लोकसभा का केवल धन विधेयक के अलावा कोई बहुत अनन्य अधिकार नहीं है। ठीक है, और राज्यसभा की दोनों अकेले मिलकर नहीं कर, संसद कर सकती है दोनों मिलकर। ठीक है, और संसद में आपको पता कौन कौन आता है? संसद में हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय लोग नहीं, क्योंकि विधि बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है? संसद करती है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। थोड़ा दिमाग लगा देखिएगा, आपको आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात। ये बताए अनुच्छेद 380। अरे ऐसा कुछ नहीं, कहाँ लेके चला गया। ठीक है, चलिए 312 आपको पता कि भारतीय समाज से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो बचा हमारे क्या? अनुच्छेद 51 आता है तो ठीक है, नहीं आता उसके बाद अनुच्छेद 51। हाँ तो याद रखिएगा जो हमारे डीपीएसपी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? अरे चलिए डीपीएसपी की हिंदी मुझे नहीं याद है। ठीक है, तो जो डीपीएसपी होता है उसमें आर्टिकल 51 जो है वो राज्य को निर्देश देता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिव्यक्ति के लिए, किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए वो राज्य को आदेश देता है। तो डीपीएसपी में ही है। ठीक है, चलिए हाँ, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची को 2 से मिलाना, आइए मिलाते हैं। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा, वित्त आयोग पिछले बार भी आया था। वित्त आपको पता है किसमें है? आपका 280 में ही है। ठीक है, चलिए अब आपका कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको पता होगा भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसमें बार बार पूछा जाता है? तो 148 में। किसमें? 148। आइए पहले इन दोनों को मिला के देखते हैं। बी का 2 मतलब ऑप्शन ये सही है या ऑप्शन ये सही है? बाकी सारा दो ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अब कैग, कैग किसमें हमारा? 148 मतलब ए का 3, ए का 3 किसमें है? मतलब ए का 3 इसमें है और इसमें है, तो ये तो है ही नहीं, तो हम ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख लेंगे जो आपका प्रशासनिक अधिकरण है किसमें? आपका 323 ए में होता है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है कौन से? हमारा आर्टिकल 315 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? याद रखिएगा जो संविधान का अनुच्छेद 243 है जेड जे, इसके अनुसार जो सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या, कम नहीं पूछा, अधिकतम पूछा, अधिकतम संख्या जो होती है राज्य विधानमंडल घोषित करता है, बट इसकी अधिकतम संख्या जो 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या भारत करें तो क्या है, कहाँ से क्या है भी? अब जिसको हटाने का महाभियोग करना पड़ जाए, कहाँ से हो पाएगा? ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग ये भी नहीं, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम? महाभियोग की प्रक्रिया है। फिर लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी कैसे हो जाएगा? ठीक है भाई, निर्वाचित अथॉरिटी बचा कौन हमारा? भारत का महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसको जो भी इनको पेमेंट भी दी जाती है वो भी केवल राष्ट्रपति, उनकी पारिश्रमिक, राष्ट्रपति पारिश्रमिक जो होता है वो केवल राष्ट्रपति निर्धारित कर। इसके साथ साथ वो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक आपका भारत का महान्यायवादी जो होता है वो अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, और किस आर्टिकल में? आपको पता होगा आर्टिकल 76 में। कौन से में? हमारा आर्टिकल 76 में है। और एक इसके लिए अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, आपको पता होगा। और राज्य का मतलब भारत का ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। पूछा जाए क्वेश्चन भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन, क्या बोलेंगे आप? भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इस तरह सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आपको अगर हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।